ये किसका लहू है, कौन मरा। जी हां, आए रोज हम इस शेर को सुन के अनसुना कर देते हैं, लेकिन जानते वही लोग हैं जो आए रोज मरते हैं। जानते वही लोग हैं जिनके घर उजड़ रहे हैं। जानते वही लोग हैं जिनके बच्चे उनकी गोद में आखिरी सांस ले लेते हैं। और जानते वही हैं जो घर बार छोड़ के अपनी रोजी रोटी कमाने आते हैं, वो भी इसके हत्थे चढ़ जाते हैं। और जानते वो लोग हैं जिनके आशियाने भी उजड़ जाते हैं। और जानते वो लोग भी हैं जिनकी रातों की नींदें भी हराम हो जाती हैं। और जानते वो लोग हैं जो अपनों को सहारा देने के लिए शेलिंग के बीच में उनके घरों तक नहीं जा सकते। जी नाज़रीन, शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ कि आपने कल देखा होगा कि सरहद एक बार फिर उबल पड़ी। ऐसे उबली कि घर के अंदर रोटी बनाती हुई खातून अपने खामिद और अपने बेटे समेत उसी जगह पर जां बहक हो गई जिस जगह उन्होंने यह सोचा था कि शाम की रोटी इकट्ठी खाएंगे। लेकिन सरहदों की गोलाबारी है कि रुकने का नाम नहीं लेती। आए रोज भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो शेलिंग होती है, इस शेलिंग के चलते सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों की जिंदगी अजीरन बनती जा रही है। और इस तरह से मासूम लोगों के आशियाने भी उजड़ रहे हैं। बिल्कुल तरसते हैं लोग कि किस तरीके से अपनों को उठाएं, किस तरीके से अपने उन अजीजों को जाकर के किसी भी तरीके से जाकर के खबर पुरसी करें कि आखिर उनका हाल क्या है। हाल क्या होगा जब आए रोज सरहदी इलाके गूंजते रहें, सरहदी इलाकों में रहने वालों के लिए कोई भी शेल्टर ना हो। बैंकर्स में बिठा करके हम कब तक फैमिलीज को रख सकते हैं, सारी उम्र तो वो वहां पे नहीं गुजार सकते। एक ना एक दिन जरूर आएगा जब किसी जगह पे बातचीत का सिलसिला शुरू करना ही पड़ेगा, क्योंकि बातचीत नहीं होगी तो इसी तरह से खून नाहक जो है वो बहता रहेगा, चाहे वो इस पार बहे या उस पार बहे। बहरकैफ हम इतना ही कहेंगे कि इंसानियत ही लहूलुहान हो रही है। कल जो पुंछ का आपने मंजर देखा होगा, उस मंजर में आपने खुद देखा होगा कि किस तरीके से एक ही कुंबे के 3 अफराद उस वक्त शेलिंग की जद में आ गए जब वो शाम गए अपने घर में खाना बना रहे थे। और इत्तेफाक से कुछ फैमिली मेंबर्स किसी दूसरे कमरे के अंदर चले गए थे कि आनन फानन एक शेल आकर के उन्हीं के किचन के बीच में गिरा और देखते ही देखते 3 अफराद जो हैं लुकमा अजल हो गए। आज हम बात ये नहीं करते कि इस तरह के वाकयात कोई नई बात है, लेकिन बात जरूर ये करेंगे कि आखिर ये सिलसिला चलेगा कब तक। 2 हमसाया ममालिक कब तक आपस में लड़ते भिड़ते रहेंगे। आखिर मामले इतने क्या हैं कि बातचीत की शुरुआत भी नहीं हो पाती। हर दरमिया ऐसी क्या है कि हम बेगुनाहों को बीच में मरवा रहे हैं। कौन सा ऐसा मसला है कि जिस मसले पे आज तक दुनिया में बात नहीं हुई हो। जी हां, आपको मालूम होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर भी आए रोज जब हम इनकाउंटर्स की बात करते हैं, इतने ज्यादा इनकाउंटर हुए इस साल कि देखते ही देखते आपने देखा होगा कि सैकड़ों बच्चे जो हैं वो अपनी जिंदगियां गवा बैठे। उसके साथ ही आपने देखा होगा कि ऐसे सैकड़ों घर होंगे जो बारूदी सुरंगों से बिल्कुल खत्म कर दिए गए। और कुल मिलाकर के जो कुछ भी ये नुकसान हो रहा है, क्या ये इंसानियत का नुकसान नहीं हो रहा है? किसी जगह पे तो जाकर के ये सिलसिला थमेगा, रुकेगा, क्योंकि जब तक इस सिलसिले को रुकाने के लिए हम कोशिशें नहीं करेंगे ये कभी भी नहीं रुक सकता। आखिर क्या वजह है कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इन पर अमल करने में हमें किस जगह पर दिक्कत पेश आ रही है? क्या मामले हैं कि बातचीत के सिलसिले जब भी शुरू होते हैं तो कोई बहुत बड़ा मामला सामने आ जाता है, कोई इस तरह का मसला आ जाता है कि फिर बातचीत जिस जगह से शुरू की थी वहीं पे जाकर के रुक जाती है। एक वक्त जरूर ऐसा आएगा जब बातचीत होगी, लेकिन वो बातचीत भला किस काम की, जब इस धरती पर रहने वाले लोग ही ना होंगे, जब मासूमों का खून इतना बह चुका होगा कि सरहदें भी लहूलुहान होंगी और हजारों लाखों लोग जो हैं वो अपनी जानें भी गंवा बैठे होंगे। मामलात को देखने के लिए काफी संजीदगी से अब कदम उठाने की जरूरत है। क्या यह नहीं हो सकता कि 2 एटमी ताकतें जो इस वक्त सरहदों पर एक दूसरे के हमेशा ही सामने रहती है, क्या वो तरक्की और बाकी मामलात के लिए सामने नहीं आ सकती? अगर कोविड-19 से लड़ने की बात होती तो हम कहते कि चलिए कोविड-19 से लड़ने के लिए 2 मुल्क सामने आए, 2 में से किसी एक जगह पर राय ऐसी बन जाती कि शायद हम इस मर्ज से लड़ने की कोई दवाई ईजाद कर लेते, कोई इस तरह का वैक्सीन ईजाद कर लेते, तरक्की के लिए हम कोई इस तरह का
काम मिल करके करते तो हम कहते कि कोई बड़ा इनकलाब लाया। जदीद साइंसी तकाज़ों को पूरा करते हुए दुनिया में जो इसको बर्बादियां हम देख रहे हैं, फलस्तीन का हाल देखते हैं, हम इसी तरह से दीगर ममालिक का हाल देखते हैं, इराक जैसे फर्टाइल मुल्क की बात करते हैं तो वहां की तबाहकारियां देखिए। क्या कुछ मिलता है जंगों से? कुछ भी नहीं मिलता। हां, अगर कुछ मिलता है तो वो 5 उन बड़ी ताकतों को मिलता है जिन ताकतों ने गिरवी करके रखा है सारे दुनिया के ममालिक को, और अपने इस्तेमाल शुदा हथियार जो वो बिल्कुल जाया करना चाहते हैं खरबों खरबों डॉलरों की कीमतों पर हमारे जैसे मुल्कों को बेच करके अपनी जो हथियार की मंडी है वो चला रहे हैं। और उसके बीच में जो आम आदमी पिस जाता है वो कजियों के बीच में पिसने वाला आदमी कोई आम नहीं, वो बिल्कुल इन्हीं 2 ममालिक के रहने वाले लोग हैं। क्या इन 2 ममालिक के अंदर रहने वाले लोगों की जिंदगियां इतनी सस्ती हैं कि हम जदीद दौर में जब दुनिया इस वक्त अमन अमान की राहें तलाश करती है, हम अमन की राहों को छोड़ करके बारूद की राहें अपना लें? देखिए, हमारे कहने का मुद्दा और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं वो लहूलुहा हो रहे हैं। वैली के अंदर दिखते हैं तो आए रोज इनकाउंटर्स हो रहे हैं। किसी न किसी जगह पर जाकर के कयादतों को सामने आना होगा, किसी न किसी जगह पर जाकर के हमारी जो इंटेलेक्चुअल थॉट है उसको आगे आना होगा। हम सिर्फ ये कहते हैं कि फलां जगह पर बातचीत चल रही है, फलां मामले पर हम बातचीत कर सकते हैं। वक्त ऐसा आएगा जब हम बातचीत करना भी चाहेंगे, लेकिन बातचीत जिस चीज पे होनी चाहिए थी जब वही चीज नहीं होगी तो किस काम की। अगर हम कुल मिलाकर के देखें, यहां पर चाहे अफवाज की बात करते हैं, चाहे पुलिस की बात करते हैं, सिक्योरिटी अमले की बात करते हैं, राहगीरों की बात करते हैं, बाजार में चलने वाले आम आदमी की बात करते हैं, सरहदों के नजदीक रहने वाले लोगों की बात करते हैं, सरहद पर 2 फौजों के दरमियान जो फौजी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं उनकी बात करते हैं तो सारे इंसान ही। जो ये इंसानियत का खून आए रोज बहता है, क्या इसका हल हमारे पास कोई नहीं है? क्या इस सिलसिले को अब रुका के हम एक ऐसे मंजर की तरफ नहीं जा सकते जहां पर अमन अमान हो? अब देख लीजिए, जब इस तनाव के माहौल में वही बच्चे बड़े होते हैं तो उनका दिमाग जो होता है वो मुकम्मल तरीके पर किसी भी एक चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। आज जो शाम को ये 9 साढ़े 9 पे जो आज ये हादसा हुआ है, इसमें यही कहूँगा एक ही घर के जो मोहम्मद रफ़ीक, उनकी बीवी और उनका लड़का जो ऑन स्पॉट उधर ही डेथ होगी। पड़ोसियों ने आके उनको जो है खाना बना रहे थे बेचारे, तो उनकी ऑन स्पॉट डेथ हुई। कहना इसमें क्या, जहाँ तक गवर्नमेंट का सवाल है, हमने बार हाँ बोला है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, हमने उनको बारहा यही बोला है कि आपका आपस का कोई मसला है उसको बैठ के सुलझाएं, ये बॉर्डरों पे लोगों की जो जाने इनको ज़ाया ना किया जाए। अब उसके गवर्नमेंट के जो सेंटर में और स्टेट में उनके कानून में जूं तक नहीं रेंग रही है। पता नहीं वो बैठे हुए अपने उधर कोठियों में बैठ के आराम से बस उधर से बोलते रहते हैं हम मुकाबला करेंगे, मुकाबला इधर ये बॉर्डर के लोगों को करना पड़ता है। तो उसी मुकाबले की आड़ में आज जो है ये 3 जानें जो है वो चली गई हैं। कीमती जान हमारे जो इधर के ये भाई थे, इनकी 3 जानें चलेगी। बाकी जहाँ तक गवर्नमेंट की एक स्कीम का था बंकरों का, उसका भी कोई आम लोग का तो दूर की बात है। ये सीधा लोगों को चुने हुए उन्हीं को बंकर तकसीम देते थे। इनको हमने एडमिनिस्ट्रेशन को ही बोला है कि आप एक सर्वे करके 0 लाइन से शुरू किए जाए बंकर, ताकि जिनको प्रायोरिटी पे फिक्स करके जिनको जरूरत है उनको बंकर मिले जाए। मेरा नाम चेयरमैन मोहम्मद सादिक गंकरमड़ा जी, ये मेरा भाई था। एक्चुअल में ये यहाँ पर ये जो मेरी भाभी जी थी ये यहाँ पे रोटी पका रही थी, तो भाईजान जो था वो वहाँ पे चेयर पे बैठा हुआ था, तो दूसरा लड़का भी साथ में था। तो अचानक ही जो सबसे पहला ब्लास्ट जो था वो यहाँ पे आया, जो बम आया ये यहाँ पे गिरा, तो गिरते ही इन तीनों की यहाँ पे डेथ होगी। तो मेरा घर भी यहाँ करीब नज़दीक ही था, लेकिन हमें इसी के साथ साथ 2 शेलिंग और आए, तो हमें आने की कोई भी क्योंकि साधन जो थी वो ना मिल सकी, क्योंकि हम जो जितने भी थे हम अपने घरों में लेट गए, ना आ सके यहाँ पर। तो हमारा एक पड़ोसी यहाँ पर मोहम्मद लतीफ़ जी जो थे वो यहाँ पे दौड़ के पहुँच आया, तो उन्होंने आकर के इनकी और इनके दूसरे जो ब्रदर थे आलमदीन जी, तो उन दोनों ने होकर के बड़ी हिम्मत से जो डेड बॉडियाँ थी वो अंदर रखी हैं। तो जो ये खुद था घर का मालिक, ये हाजी मोहम्मद रफ़ीक साहब था, सन ऑफ मावली। तो इसकी वाइफ जो थी उसका नाम था रफ़िया बी। तो जो लड़का था तो लड़के का इनके का नाम था मोहम्मद इरफान सन ऑफ मोहम्मद रफ़ीक। उसके बाद दूसरा लड़का जो था तो उसको नॉर्मल सी लगी है, लेकिन वो अल्लाह ताला ने बचा लिया। तो उसके बाद एक लड़का और है मोहम्मद मारूफ,
तो वो भी यहाँ पे मौजूद नहीं था, वो कहीं साइड किसी कमरे में था, कहीं था, वो भी बच गया। तो जो बड़े वाला लड़का है वो सूदिया में था, और इनकी जो बहू थी, तो एक इनका जो पोतरा था वो उसको लेकर के दूसरे कमरे में थी, तो उसको अल्लाह ने बचा लिया, तो ये इनकी मौत हो गई। तो तकरीबन कितने बजे ये फायरिंग हुई? ये फायरिंग 9 बजे की बात आई। तो मतलब आए दिन यहाँ पे इस तरह से गोलाबारी होती है? रोजाना जी फायरिंग रोजाना सर, परसों रात को हुई, पहले दिन भी हुई, आज रात को भी हुई, आज भी हुई, अभी भी रुक रुक कर जो है फायरिंग हो रही है। इस वक्त भी जो है अभी यहाँ पे लोगों को बहुत, ये जो दाएं बाएं लोग खड़े हैं, खौफ और रास पड़ी हुई है लोगों में। तकरीबन 9 सवा 9 बजे के वाक़या है। फायरिंग हुई, शेलिंग से एक घर पे शेलिंग पड़ी, एक ही घर के 3 आदमी जो है वो शहीद हो गए, मैं शहीद कहूँगा। तो फायरिंग अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है। डेड बॉडीज़ की हालत जो है वो बड़ी ख़राब है, तो मेडिकल टीम जो है वो भी मौके पे है, पुलिस की टीम मौके पे है, रेवेन्यू के ऑफिसर, मजिस्ट्रेट वगैरह वो सारे मौके पे हैं। जहां इसको कोविड-19 के बीच में पूरी दुनिया बेरोजगारी के दलदल में फंस रही है। दुनिया के ममालिक से करोड़ों खरबों लोग जो हैं वो अपने अपने ममालिक को लौट रहे हैं और सबके रोजगार छिन रहे हैं। उसके साथ ही अगर हम अपने मुल्क के अंदर भी देखें तो यहां पर भी लाखों लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल बेरोजगार हो गए। अगर हम जो पैसा हथियारों पे खर्च करते हैं, जो पैसा हम डिफेंस के नाम पे खर्च करते हैं, अगर यही पैसा अब लोगों की बहबूद पे खर्च होना शुरू हो जाए, लोगों की बेरोजगारी खत्म करने पर हो जाए और भूखमरी को खत्म करने पर शुरू हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि दुनिया के ये 2 ममालिक जो खुद एटमी ताकतें हैं, अगर इन मामलात को लेकर के संजीदगी से काम करें, मिल के प्यार मोहब्बत से अपने मामलात को हल करें, तो एक तो ये खून खराबा रुकेगा। और जो आए रोज जनाजे यहां पर उठते हैं, चाहे वो किसी भी वर्दी वाले का हो, सिविलियन का हो, रागीर का हो, आम इंसान का हो, जो कोई भी जहां कहीं पे है, बैरकैफ हम ये कहेंगे कि हम अपनी ही जमीन को लालाजार बना रहे हैं इस खून से, और बाद में हम इसको किस कुर्बानी का नाम दे दें, ये कोई मुद्दा और मकसद नहीं रहता। क्योंकि कोई चला गया, कोई मर गया, कोई बच्चा यतीम हो गया, किसी के घर का रोजी रोटी कमाने वाला चला गया, तो उसके बाद आप उसे कितने भी बड़े खिताब दे दीजिए, उन खिताबों से शायद किसी का घर ना बसने वाला है, न कोई जमीन बोस बिल्डिंग वापस खड़ी होने वाली है, न सरहदों पर उजड़ने वाले बागात, जमीनें, फसलें और लोगों की जिंदगियां वापस आने वाली हैं। बल्कि यह कह सकते हैं कि भूखमरी, गरीबी, इफलास और लाचारी के सिवा, बेबसी के सिवा शायद कुछ भी इनके हाथ नहीं लगता है। ऐसे में वक्त आ गया है कि हम इन मामलात पर गौर करें। अब देखिए कि इंडो चाइना के बीच में जो इसको तनाव चल रहा है, इस तनाव को खत्म करने के लिए मुल्क कितनी बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। वजीर आजम ने खुद दौरा किया जाकर के लद्दाख का, और अभी आपने देखा कि वजीर दिफा कल ही खुद लद्दाख गए और वहां पर फौज का हौसला भी बढ़ाया, सब कुछ किया। लेकिन मानते हैं कि कल की डेट में बातचीत जो है ये बिल्कुल साजगार हो जाती है और मामलात हल हो जाते हैं। तो जो 20 जवान बीच में चले गए, 21 जवान बीच में गए, उनके घर तो उजड़ ही गए ना। अगर मामलात को हमेशा ही हम बातचीत के एंगल से देखें, तशद्दुद के एंगल से ना देखें, तो शायद आम आदमी की जिंदगी बच सकती है। हम आम आदमी हर उस आम को कहते हैं जो मुल्क के अंदर रहता है, वो चाहे कोई भी ख्याल रखता हो, सियासी नजरियात रखता हो, या उसके क्या कुछ अपने तासुरात होंगे, लेकिन हमारी नजरों में तो वो एक इंसान है, और बनाने वाला ही जानता है कि उसे कितनी मेहनत के साथ इस इंसान की तख्लीक करनी पड़ी होगी। और क्या ही अच्छा होगा कि अगर वाकई में हम अमन अमान चाहते हैं, हम प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, तो दुनिया ने कोरोना के साथ हमें जो इसको सीख दी है, वो सीख हमारे लिए काफी थी कि जब कोई बड़ी वबा आती है, जब कोई बड़ी मुसीबत आती है, वो आलमी इंसानियत के लिए खतरा होती है। इसी तरीके से जब तशद्दुद होता है, वो मुल्कों के बीच में पनपता है और उसके साथ ही दुनिया को अपनी चपेट में ले लेता है। कोरोना ने हमें यह तो दिखा दिया था कि हमने अपनी प्रॉपर्टियां छोड़ दी, हमने अपने कारोबार छोड़ दिए, हमने अपने हवाई जहाज उड़ाने छोड़ दिए, हमने सड़कों पर गाड़ियां चलानी छोड़ दी, हमने हर चीज छोड़ दी। कई लोगों ने अपनी दौलत को सड़कों के ऊपर फेंक दिया, सिर्फ एक ही चीज मांग रहे थे
कि जिंदगी मिल जाए, किसी तरीके से इस वबा से उनकी जान छूट जाए। देखिए, एक बीमारी ने इंसान को इतना डराया कि 4-5 महीने दुनिया के पहिए जाम हो गए और हर कोई ये समझ गया कि किसी भी चीज की अहमियत नहीं है। टेक्नोलॉजी कितनी ऊपर हो जाए, कुछ भी कितना आगे चले जाए, लेकिन अगर जिंदगी है तो टेक्नोलॉजी भी है, जिंदगी है तो मुल्क भी है, कौमें भी है, इंसानियत भी है, इंसान भी है। लेकिन अगर जिंदगी छिन जाती है तो कुछ नहीं रहता। ऐसी ही सूरत हाल, कोविड से बदतर सूरत हाल उन घरों के अंदर होगी जिनके रोज जनाजे उठते होंगे। इन जनाजों को उठने से अब रोकना होगा, हालात ऐसे पैदा करने होंगे, बातचीत का माहौल ऐसा पैदा करना होगा कि ये सारे कजिए खत्म हों और लोग अमन अमान के साथ जिंदगी गुजार सकें। वहीं जब हम बच्चों के मुस्तकबल की बात करेंगे तो इस हवाले से भी हम कोशिश करेंगे कि कल के प्रोग्राम में हम कोई आपके साथ इस तरह की बात करें जिसमें हम दिखाएं कि जब कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में, जब बीमारियों के बीच में, जब वबा के बीच में, जब आफतों के बीच में कोई कौम फंसती है तो उसके बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होता है, बच्चे क्या फील करते हैं, उन बच्चों का वतीरा अपने वालिदैन के तय क्या होता है। ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया परेशान हाल है, हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने प्रोग्राम को इसलिए नहीं चलाएं कि किसी की इंटरटेनमेंट हो जाए, किसी की मुखालफत हो जाए, किसी की तारीफ हो जाए। तारीफें करने के लिए भी बहुत सारी चैनलें पड़ी हुई हैं, किसी की इंटरटेनमेंट करने के लिए भी दुनिया की चैनलें पड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हमारी छोटी सी आवाज इन दो ममालिक के बीच में या बैनुल अक़वामी सतह पर जो लोग इस वक्त इन चीजों को मानते हैं कि कज़िये खत्म करने के लिए हमें अपना रोल निभाना चाहिए, वो हथियारों की मंडियां सजाने के बजाय अगर प्यार और मोहब्बत की एक छोटी सी दुकान ही खोल लें तो शायद दुनिया के अंदर अमन आ जाए। और दुनिया के अंदर जो नफरतें फैल रही हैं, हमें मजहबों के नाम पे, हमें जात पात के नाम पे, हमें दीगर चीजों के नाम पे जो इसको बांटने की कोशिश की जाती है, काश हम इन सारी चीजों को छोड़ करके सिर्फ एक ही बात याद रखें कि हमारी सबसे बड़ी थॉट जो होनी चाहिए वो इंसानियत होनी चाहिए, प्यार और मोहब्बत होनी चाहिए। क्योंकि जब प्यार और मोहब्बत होता है तो वहां पे कोई नफरत नहीं होती, वहां पर किसी का बुग़्ज़ नहीं होता, वहां पे अदावतें नहीं होती है, वहां हर किसी की भलाई सोची जाती है। और हमारी भलाई सिर्फ और सिर्फ इसी बात में है कि अगर हम आज इंसानियत को बचा सकते हैं, इंसानों को इस जमीन पर बचा सकते हैं, सरहदों को लहूलुहान होने से बचा सकते हैं। इन मासूमों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो रो बिलक रहे हैं, जिनके घरों के अंदर गोले गिर रहे हैं, और वो लोग जो इस वक्त वैली के अंदर अपने घर बार बर्बाद जिनके हो रहे हैं, उनके जिनके बच्चों के जनाजे उठ रहे हैं, क्या इस सब से नजात मिल सकती है? अगर नजात का कोई रास्ता है और आपके सामने कोई रास्ता है तो खुदारा हमें भी अपनी उस तजवीज से नवाजिए कि हम भी वो चीज किसी को दिखा के कहें कि ये एक रास्ता भी दिख रहा है। जबकि हम ये जानते हैं कि आपके पास अल्लाह ताला ने हमसे ज्यादा अकल फहम दी हुई है और आप किसी भी तरीके से इन मामलात को हल कर सकते हैं। मुल्क उतना छोटा नहीं है, मुल्क की आबादी उतनी छोटी नहीं है कि यहां सिर्फ ही जंगो जदल के बारे में सोचने वाले लोग हों। ऐसे भी लोग होंगे जो अमन अमान के बारे में अच्छी सोच रखते हों, जिनके अप्रोच अच्छे होंगे, वो अपना सही अप्रोच इस्तेमाल करके खुदारा इस जंगो जदल के माहौल से आम आदमी को निजात दिलाने के लिए अपना रोल अदा करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दीजिए आज के शुमारे से इजाजत। अगर खुदा ने चाहा और हालात ऐसे ही ना रहे तो जरूर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज।